प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रा सिंह है। मैं ADGGIC गोरखपुर में सहायक अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय का पाठ 4 परमाणु की संरचना का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। आज हम भाग 1 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पदार्थों में उपस्थित आवेशित कणों के बारे में जानेंगे और परमाणु की संरचना के विषय में जानेंगे। साथ ही साथ हम थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के विषय में भी पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया है कि परमाणु के जो कण होते हैं वो अविभाज्य होते हैं। डाल्टन ने इसके विषय में सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेकिन बच्चों, प्रश्न ये उठता है कि ये जो परमाणु हैं, ये अलग अलग पदार्थों में जो है वो इनकी प्रवृत्ति अलग अलग क्यों होती है? ये क्यों नहीं एक दूसरे के समान होते हैं? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या जो डाल्टन ने परमाणुवाद की संरचना दी थी कि परमाणु अविभाज्य हैं, यह सही है? तो बच्चों, अब बाद में जब ये इस बात की खोज की गई कि ये परमाणु जो है वो अविभाज्य नहीं है, और फिर ये संज्ञान में आया कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बच्चों, पदार्थों में जो कण होते हैं वो आवेशित होते हैं। चलिए इसको हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। बच्चों, आप जो प्लास्टिक की कंघी इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको आप सर पे अच्छे से रगड़ लें, अपने बालों से रगड़ लें और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के संपर्क में उसको लाएं, तो क्या होता है? कागज़ उस कंघी पे चिपकने लगता है। इसी तरह आप स्केल के साथ भी कर सकते हैं कि अगर स्केल को बालों पे खूब अच्छे से रगड़ें और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के संपर्क में लाएं, तो स्केल क्या होती है? स्केल पे कागज़ के टुकड़े वो चिपक जाते हैं, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो परमाणु है वो कैसा है? विभाज्य है। यानी कि उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, उसको तोड़ा जा सकता है और वो आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। बच्चों, अब ये आवेशित कण कौन कौन से हैं, अब हम इनके बारे में जानेंगे। 19वीं शताब्दी तक बच्चों ये जान लिया गया था कि जो परमाणु है उसके अंदर ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज थॉमसन ने की थी। लेकिन बच्चों, उसके पहले ही गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज की खोज कर ली थी। कैनाल किरणें। कैनाल किरणों की खोज कर ली थी। ये जो कैनाल किरणें थी वो कैसी थी? धनावेशित थी। अतः हमें ये पता चल गया कि जो परमाणु है उसके अंदर धनावेश और ऋण आवेश दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं। बच्चों, ये जो ऋण आवेशित कण थे, इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। इसको हम E- इस तरीके से लिखते हैं। और जो प्रोटॉन के कण थे, जो धन आवेशित कण थे, उनको प्रोटॉन का नाम दिया गया। इसको हम P पॉजिटिव लिखते हैं, यानी इस पे एक इकाई प्लस चार्ज होता है और इस पे एक इकाई माइनस चार्ज होता है। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि दोनों पे जो आवेश है वो बराबर है, बस विपरीत आवेश है। इस पे प्लस है और इस पे माइनस है, लेकिन दोनों पे आवेश का मान बराबर है। बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान उससे 2000 गुना ज्यादा होता है। बच्चों, ये माना गया है कि ये जो परमाणु है वो धन आवेशित और ऋण आवेशित कणों से मिलके बना होता है। ये जो धन आवेशित कण होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। और जो ऋण आवेशित कण हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बच्चों, इस प्रयोग द्वारा ये भी पाया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से परमाणु की कक्षा से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन प्रोटॉन को
आसानी से परमाणु की कक्षा से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। तो ऐसा माना गया कि ये जो प्रोटॉन होंगे वो कहाँ होंगे, मध्य में स्थित होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर की कक्षाओं में स्थित होंगे। अतः बच्चों ये माना गया कि जो परमाणु हैं उनके अंदर धनावेशित और ऋणावेशित कण पाए जाते हैं बच्चों। और ये भी देखा गया कि जो ऋणावेशित कण थे उनको निकालना आसान था, लेकिन धनावेशित कण आसानी से निकल नहीं पाते थे। अतः बच्चों आगे प्रश्न ये उठता है कि ये धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण किस प्रकार से परमाणु में व्यवस्थित हैं या किस प्रकार की परमाणु की संरचना को बनाते हैं। बच्चों आइए इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के मॉडलों की चर्चा करें, जिसमें हम सबसे पहले थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों अब हम थॉमसन के परमाणु मॉडल के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों हमने जो बर्थडे पे केक आता है या क्रिसमस का केक आता है उसको देखा है ना, उस पूरे केक में बीच बीच में देखिए मेवे होते हैं। तो ये जो मेवे होते हैं, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार बिखरे होते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार। या आपने तरबूज देखा है, तरबूज का जो ये लाल भाग होता है, ये तरबूज का जो लाल भाग होता है, प्रोटॉन इसी की तरीके से रहते हैं जो कि पूरे तरबूज में होते हैं। और बीज की भांति जैसे जैसे तरबूज का बीज होता है वो बीच बीच में काले काले रंग का जैसे बीज बिखरा होता है, इलेक्ट्रॉन भी परमाणु में उसी प्रकार से बिखरा हुआ होता है। बच्चों जो आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी भी परमाणु में बराबर होती है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन। अतः थॉमसन के परमाणु मॉडल से दो निष्कर्ष निकलते हैं बच्चों। पहला निष्कर्ष ये निकला कि जो प्रोटॉन होते हैं वो पूरे परमाणु में फैले हुए होते हैं और जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीच बीच में धसे हुए होते हैं। बच्चों जो दूसरा निष्कर्ष निकला वह यह निकला कि परमाणु में धन आवेशों की संख्या तथा ऋण आवेशों की संख्या बराबर होती है। तो जब धन आवेश और ऋण आवेशों की संख्या बराबर होगी बच्चों, तो वो परमाणु कैसा हो जाएगा, वो विद्युत उदासीन हो जाएगा। अतः ये जो परमाणु होता है थॉमसन के परमाणु मॉडल के हिसाब से ये जो परमाणु है वो विद्युत उदासीन होगा। बच्चों अब हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों रदरफोर्ड की एक इच्छा थी कि वो ये जाने कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अरेंज होते हैं, उनकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है। बच्चों तो रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने एक सोने की प्लेट पे, एक सोने की पतली सी झिल्ली पे जो अल्फा किरणें थी उनका बम्बार्डमेंट कराया, यानी कि उनकी बमबारी कराई। बच्चों इन्होंने सोने की पतली झिल्ली क्यों ली, क्योंकि उनको एक बहुत पतली चादर की ज़रूरत थी और जो सोना था उसकी बहुत पतली चादर बनना पॉसिबल था। बच्चों ये जो चादर थी वो 1000 परमाणुओं के बराबर इसकी मोटाई थी और ये जो अल्फा किरणें होती हैं इनकी गति बहुत तेज थी, यानी इनमें ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा थी। तो बच्चों रदरफोर्ड ने ये अनुमान लगाया था कि जो ये किरणों की ये बमबारी करा रहे हैं, जो अल्फा किरणें होती हैं, जो अल्फा कण होते हैं, ये बहुत भारी होते हैं। ये अल्फा कण किसके होते हैं, ये हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। जो अल्फा किरणें हैं वो हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। बच्चों ये जो अल्फा किरणें थी उनमें गति भी बहुत ज़्यादा थी। तो बच्चों जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये प्रयोग किया था, तो उनको एक आशा थी कि ये जो अल्फा किरणें हैं वो इनका विक्षेपण होगा, क्योंकि ये जो परमाणु के अंदर अवपरमाणुक कण मौजूद है जिनको हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ऐसा मान रहे हैं कि इसके अंदर होंगे, तो ये जो अवपरमाणुक कण हैं तो अल्फा किरणें जब जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी इनमें विक्षेपण होगा। लेकिन यह विक्षेपण बहुत ज़्यादा, उन्होंने ये आशा की थी कि ये विक्षेपण बहुत ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन कणों के भार से अल्फा किरणों का भार जो है वो बहुत ज़्यादा था। तो बच्चों लेकिन जब इन्होंने ये प्रयोग किया
तो जो इसके रिजल्ट आए वो रिजल्ट कैसे आए, बहुत दंग कर देने वाले रिजल्ट आए थे, क्योंकि कुछ किरणें तो ऐसी थी जो एकदम सीधी निकल गई थी, उनमें कोई विक्षेपण नहीं हुआ था। और देखिए बच्चों, इधर देखिए, ये एक परमाणु है जिसके द्वारा ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से अल्फा किरणें जो है, देखिए ये वाली अल्फा किरण एकदम सीधी निकल गई है, और कुछ किरणें ऐसी हैं जो जिनमें थोड़ा बहुत विक्षेपण हुआ है, वो थोड़ी बहुत विचलित हुई हैं। और देखिए बच्चों, 12,000 किरणों में से कोई एक किरण ऐसी थी कि जो कि वापस आ गई है। तो ये जो तीनों प्रकार के जो रिजल्ट आए, ये बहुत चौंकाने वाले थे। बच्चों, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है, वो आंख बंद कर दी जाए और दीवार पे गेंद मारे, तो क्योंकि गेंद की आवाज़ हर बार उसके कान में आएगी और वो गेंद पलट पलट के वापस आएगी, लेकिन अभी उसी बच्चे की वापस से आंख बंद कर दी जाए और तार का एक बाड़ा बना दिया जाए, तो जब वो बॉल को फेंकेगा तो क्या होगा कि कुछ एक बॉल ही ऐसी होगी जो उस तार से जो है टकरा के वापस आएगी, नहीं तो सारी बॉल्स क्या होंगी, वो सारी गेंदें उस जो जगह रहेगी, एक तार से दूसरे तार के बीच की जगह रहेगी, उसमें से वापस चली जाएगी। कुछ इसी प्रकार यहाँ पे हुआ। यानी रदरफोर्ड जो थे वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो परमाणु है उसके अंदर जो जगह, बहुत सारी ऐसी जगह है जो खाली है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तभी तो वो किरणें निकल गई, सीधी अपने निकल गई। और साथ ही साथ वो इस निष्कर्ष पे भी पहुंचे कि ये जो कम कोण पे जिनका विचलन हुआ है वह इस कारण से हुआ है कि उसमें जो पॉजिटिव प्रोटॉन है या जो पॉजिटिव चार्ज कण है या धनावेशित कण है, उनकी संख्या बहुत कम है। और तीसरा निष्कर्ष यह निकला कि जो परमाणु है उसके केंद्र में जो पॉजिटिव चार्ज है या धनावेशित चार्ज है वो सिकुड़ के रहता है, यानी कि सारा का सारा धनावेशित जो चार्ज है, वो धनावेशित कण है, वो कहाँ रहता है, परमाणु के बीचों बीच होता है। अतः बच्चों, हमने ये परमाणु के मॉडल से एक यह निष्कर्ष निकला कि ये जो प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु के बीच में होते हैं। परमाणु के मॉडल से ये समझ में आ गया कि जो प्रोटॉन है, यानी कि जो धनावेशित कण है, वो कहाँ होगा, परमाणु के मध्य भाग में होगा, उपस्थित होगा। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कहाँ पे उपस्थित होगा, वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता रहता है, यानी उससे गोल गोल घूमता रहता है। लेकिन बच्चों, जो रदरफोर्ड का ये परमाणु मॉडल था, इसमें एक ये कमी आई कि अगर इलेक्ट्रॉन है वो वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता रहेगा इस तरीके से, जैसे कि ये नाभिक है और कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाएगा इस तरीके से, तो क्या होगा, ये चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाने में इसकी जो ऊर्जा होती है उसका क्षय होगा, ऊर्जा इसकी कम होती जाएगी और कुछ समय पश्चात क्या होगा कि ये नाभिक में ही आके गिर जाएगा। बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाएगा तो फिर हमें एक स्थायी परमाणु की प्राप्ति नहीं होगी या स्थायी परमाणु संरचना की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये रदरफोर्ड का बहुत बड़ा दोष था। बच्चों, इस प्रकार क्योंकि ऊर्जा का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का लगातार ह्रास हो रहा है, तो कुछ समय बाद ये ऊर्जा जब इसकी खत्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जाके इसके नाभिक में ही गिर जाएगा। इस प्रकार से जो हमें स्थायी परमाणु की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष था। बच्चों, ये जो आज हम लोगों ने भाग 1 पढ़ा, उसके लिए कुछ गृह कार्य है, इसे आप कर लीजिएगा। बच्चों, भाग 2 में हम बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि न्यूट्रॉन क्या होता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में वितरित होते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये भाग समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।